हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेस में। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट में से ही मैंने यहाँ पे 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो 5 प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है और उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल जो है इसके बारे में देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नवोदय विद्यालय, दूसरा है विद्यालय संकुल, तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, चौथा है शिक्षा के 4 स्तंभ, पांचवा है निरौपचारिक शिक्षा। इन सभी की रिक्वेस्ट आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस तरह से 5-5 का सेट बना के मैं आपके जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है वो सॉल्व करा दूँ। तो ये जो प्रश्न है पहला और दूसरा जो है MGKVP के 2019 के पेपर में पूछा है और तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वो MGKVP के 2018 के पेपर में पूछा है। आप देख सकते हैं पेपर। तो अब हम एक एक करके जो है सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है नवोदय विद्यालय। तो हम नवोदय विद्यालय होता क्या है, उसका अर्थ, विशेषता, उद्देश्य, गुण और दोष सारा कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे नवोदय विद्यालय का अर्थ, विशेषता, उद्देश्य, गुण एवं दोष। तो पहले अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्णय लिया गया कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों में एक नियत आधार पर ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाएं जिसके अंतर्गत नवीन प्रयासों एवं खोजों के लिए उचित अवसर प्राप्त हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि जो बच्चे विशेष प्रतिभा वाले हों उनकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था के लिए गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की जाए। कार्य योजना 1986 में इस प्रकार के विद्यालय खोलने के लिए प्रयास किए गए। इन विद्यालयों को नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। तो देखिए, केवल समझिएगा, आप लोग खुद अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, उसमें क्या है कि उसमें इस चीज़ का निर्णय लिया गया कि जो है देश के हर एक, मतलब जो अलग अलग राज्य हैं, देश के हर एक भिन्न भिन्न राज्यों में जो है कुछ ऐसे विद्यालय स्थापित करें जिसमें कि जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकें कि जो नए प्रयास और नए खोज है उसके लिए उचित अवसर जो है वहाँ पे प्राप्त हो सके। और उन्होंने मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ने ये भी कहा कि जो बच्चे विशेष प्रतिभा वाले हों, यानी जिनके अंदर प्रतिभा मतलब भरी हुई हो, जो प्रतिभा से संपूर्ण हो, उनके लिए हमें उत्तम जो है शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए हमें गति निर्धारक जो है विद्यालय भी स्थापित करने चाहिए। और जो है उसी समय यानी 1986 की कार्य योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यालय खोलने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया गया था और जो ये विद्यालय थे, इन्हीं विद्यालय को नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय का मतलब आप लोग समझ गए। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी उत्तम शिक्षा के लिए जो गति निर्धारक विद्यालय खोले गए थे, उन्हीं गति निर्धारक विद्यालयों को ही नवोदय विद्यालय का जो नाम है वो दिया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब जैसे इसके अंतर्गत आप कितना लिखेंगे, इसकी विशेषताएं बता दीजिए, उद्देश्य बता दीजिए। जब आप एक बार पढ़ लेंगे पूरा इसके बारे में तो आप खुद इसके बारे में लिख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो हेडिंग डालेंगे नवोदय विद्यालय की विशेषताएं। तो नवोदय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है शैक्षिक अवसरों की समानता। तो साधन विहीन, निर्धन एवं तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को रहने, खाने, व्यक्तित्व का विकास करने एवं शिक्षा की उत्तम सुविधाएं प्रदान करना इस विद्यालय की प्रमुख विशेषता है। इन विद्यालयों में ये सभी सुविधाएं निःशुल्क देकर बालकों को संपन्न वर्ग के बालकों के समान आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी पहली विशेषता क्या है कि सबको जो है शैक्षिक अवसर की समानता जो है यहाँ पे देखने को मिलती है इन विद्यालयों में। यानी इन विद्यालयों में जो गरीब बच्चे हैं लेकिन साधन विहीन है, लेकिन क्या है तीव्र बुद्धि वाले हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और उनका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको विकसित करने की शिक्षा, और इसके अलावा उनको बहुत सारे जो है शिक्षा के संसाधन जो है उनकी सुविधा उनको उपलब्ध हो सके, ये सब कुछ प्रदान करती है इस तरह की जो नवोदय विद्यालय होती हैं। ये विद्यालय ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देती है जिससे कि ऐसे बच्चे जो हैं वो भी जो आपके संपन्न वर्ग के बच्चे हैं उनके समान ही वो शिक्षा में आगे बढ़ सकें, उनको भी समानता का जो है वो अवसर मिल सके। तो हमारी पहली विशेषता नवोदय विद्यालय की ये थी। दूसरी है राष्ट्रीय एकता व सद्भावना का विकास।
तो नवोदय विद्यालय जाति, धर्म, लिंग व आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना योग्यता के आधार पर बालकों को प्रवेश देता है। अतः यह राष्ट्रीय एकता व सद्भावना के विकास में सहायक है। क्योंकि नवोदय विद्यालय क्या है, जरूरी मतलब नवोदय विद्यालय जो है बच्चों को किसी भी चीज़ के आधार पर जज नहीं करती। मतलब वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस लिंग के हैं, वो अमीर है कि गरीब है, या आर्थिक स्थिति कैसी है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। वो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर प्रवेश देती है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता का जो है विकास होता है, सद्भावना का जो है विकास होता है। तीसरा है त्रिभाषा सूत्र। तो नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा के आधार पर बालकों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जो भाषा विवाद के अंत में सहायक है। यानी ये त्रिभाषा सूत्र को जो है महत्व देती है नवोदय विद्यालय, जो कि एक तो आपकी मातृभाषा हो गई, एक हिंदी भाषा और एक इंग्लिश भाषा। तो ये जो 3 भाषाएं होती हैं, ये इसके आधार पर ही बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है नवोदय विद्यालय के अंतर्गत। चौथा है शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन। तो इन विद्यालयों में नवीन शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीक व पाठ्यक्रम में नवीन विषयों का समावेशन होता है, जिससे शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जो नवोदय विद्यालय होती है वो हमेशा नवीन जो भी शिक्षण विधियाँ आए या फिर तकनीक आए या फिर पाठ्यक्रम आए, वो हमेशा अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत या अपने विद्यालय के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को शामिल करती रहती है। तो कोई भी चीज़ जैसे है कि नवाचार जो है, हमेशा हमें शिक्षा में नवाचार यानी नवीनता जो है वो देखने को मिलती है। नवीनता को जो है प्रोत्साहन, नवाचार को प्रोत्साहन मिलता रहता है। ठीक है, 4 पॉइंट आपने देख लिए। 5वां है प्राचीन संस्कृति व वैज्ञानिकता का समन्वय। तो ये विद्यालय भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति लगाव उत्पन्न करते हैं तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक व आधुनिक बनाते हैं। यानी जहाँ एक तरफ ये बच्चों को उनके जो हमारी कल्चर है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति बच्चों के अंदर लगाव भी विकसित करते हैं, साथ ही बच्चे जो है आधुनिक जो है जीवन में जिए, इसके लिए जो विद्यार्थियों का दृष्टिकोण है उसको वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो एक संतुलन बना के रखते हैं प्राचीन संस्कृति और वैज्ञानिकता का। तो ये मैंने 5 विशेषताएं आपको बता दी जो कि नवोदय विद्यालय की हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतना इनफ है, कितना ही आप लिखेंगे। अगला है नवोदय विद्यालय के उद्देश्य। तो यहाँ पे मैंने 6 उद्देश्य रखे हैं। पहला, प्रतिभावान बालकों का सर्वांगीण विकास करना व उनकी क्षमताओं व सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा, पिछड़े व निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षा प्रदान कर आगे बढ़ने का अवसर देना। तीसरा, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। चौथा, बालकों को विभिन्न प्रांतों की भाषा, संस्कृति, विविधता का ज्ञान कराना। 5वां, त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं में उचित योग्यता का विकास करना। छठा, सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक भेदभाव के बिना प्रतिभाशाली बालकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना इत्यादि। ठीक, यानी ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी ये विशेषता बताई, तो इसके उद्देश्य क्या है कि बच्चों का जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनकी क्षमता का विकास हो सके। तो ये इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा ये कि जो है आप जो निम्न या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनको जो है शिक्षा प्रदान करके उनका जो है उनको आगे बढ़ने का जो है अवसर देना, ये भी हमारा है। और तीसरा कि राष्ट्रीय एकता का जो है बच्चों के अंदर विकास हो सके, जैसे अभी मैंने विशेषता में आपको बताया, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चौथा है कि जो बच्चे हैं जो कि अलग अलग प्रांत से आते हैं, तो बालकों को विभिन्न प्रांतों की भाषा या संस्कृति या विविधता जो है इसके बारे में जो है ज्ञान बच्चों को हो सके, इस चीज़ का भी जो है उद्देश्य इस नवोदय विद्यालय का होता है। इसके अलावा यह है कि त्रिभाषा जो सूत्र है, इसके आधार पर बच्चों को जो है 3 भाषाओं में उचित योग्यता का विकास करना भी है। साथ ही साथ जो है सामाजिक या पारिवारिक या आर्थिक भेदभाव को मतलब जो है इसके बिना जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उच्च स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध कराना है, वो भी कैसे, आधुनिक सुविधाओं के साथ। तो ये सारे उद्देश्य थे। बात करते हैं गुण की। तो नवोदय विद्यालय के गुण में पहला है छात्रों के विकास के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण की व्यवस्था की जाती है, सही बात है। दूसरा है शिक्षक कार्य करते समय शिक्षक उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है नवोदय विद्यालय में, तो ये भी एक गुण है। तीसरा है नवोदय विद्यालय सभी वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है, तो ये चीज़ मैंने अभी बताई कि ये बिना किसी भी भेदभाव के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर देने का कार्य करती है, तो ये भी इसका एक गुण है। चौथा है यह जाति, धर्म, रंग, रूप आदि के भेदभाव से दूर हटकर धर्म निरपेक्षता की शिक्षा प्रदान करता है, कि बच्चे जो है एक दूसरे से घृणा ना करें, तो धर्म निरपेक्षता की जो है शिक्षा जो है नवोदय विद्यालय के अंदर जो है बच्चों को प्रदान की जाती है, वो भी बिना किसी भेदभाव
के। और पाँचवा हमारा है कि ये विद्यालय प्राचीन भारतीय संस्कृति और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों की शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराते हैं इत्यादि। तो मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, बच्चों के अंदर अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति भी लगाव बनाते हैं और साथ ही जो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। तो इन दोनों की शिक्षा जो है समान रूप से जो है उपलब्ध कराई जाती है नवोदय विद्यालय के अंतर्गत। तो इत्यादि लिख देंगे। तो इतने सारे गुण मैंने आपको बता दिए। अब दोष भी देख लेते हैं। तो नवोदय विद्यालय के दोष के अंतर्गत लिखेंगे, पहला, नवोदय विद्यालय के में अनावश्यक कार्यों को महत्व दिया जाता है, यानी कभी कभी कुछ ऐसे कार्य भी कराए जाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा है इसके चयन प्रक्रिया में भी कमी है, यानी चयन प्रक्रिया जो होती है ये कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो गरीब जो है निर्धन या गरीब ऐसे बच्चों को भी शामिल करना है, तो ये इसमें कभी कभी आपको जो है जो कमी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर हम गरीब बच्चों को उठा रहे हैं तो उनमें कहीं प्रतिभा की कमी है, प्रतिभाशाली बच्चों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संपन्न वर्ग से आ रहे हैं केवल, तो ये कभी कभी इसमें जो है कमी देखने को मिल जाती है चयन प्रक्रिया में इसके। तीसरा है इन विद्यालयों में शिक्षकों में शैक्षिक कार्यों के प्रति निष्ठा की कमी पाई जा रही है, यानी अब शिक्षक जो है जिस निष्ठा के साथ उन्हें पढ़ाना चाहिए वो उनके अंदर अब कमी दिख रही है। चौथा है छात्रों के विद्यालय में ही रहने के कारण वे भौतिक वातावरण से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सब वो हमेशा उसी माहौल में नहीं विद्यालय माहौल में रहते हैं, तो बाहर क्या हो रहा है इस चीज़ का मतलब इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाते, तो भौतिक जो वातावरण है उससे वो दूर ही रह जाते हैं। पांचवा है छात्रों का सामूहिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब वो बाहर रहते हैं भौतिक वातावरण में तो उनका जो सामूहिक विकास है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जब आप केवल एक ही जगह रह रहे हो तो आपका सामूहिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो ये भी एक दोष है। तो मैंने नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो जो भी पॉइंट हो सकते थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। आई होप कि आपको नवोदय विद्यालय वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये लॉन्ग में भी आएगा तब भी आप आराम से कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है विद्यालय संकुल, तो इसके उत्तर में लिखेंगे विद्यालय संकुल का अर्थ, उद्देश्य व लाभ। तो पहले बताएंगे कि यह एक ऐसी राष्ट्रव्यापी योजना है जो विद्यालयों के गुणात्मक विकास के लिए संचालित की गई। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा कोठारी आयोग ने निर्धारित की थी, परंतु इसे कार्य और व्यवहार रूप में परिणत करने का संपूर्ण श्रेय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जाता है। यानी जो विद्यालय संकुल है वो एक ऐसी योजना है, एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसमें कि होता क्या है कि विद्यालयों के गुणात्मक विकास के लिए जो है कार्य किया जाता है। इसमें इसकी जो रूपरेखा है वो कोठारी आयोग ने ही निर्धारित की थी, लेकिन अगर इसे कार्य और व्यवहार रूप में अगर बात करें कि लाया गया तो वो आपके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा लाया गया। तो अब यहाँ पे होती क्या है अगर सही से समझिए तो बहुत इजी है। देखिए अगर है विद्यालय जो संकुल है वो बहुत इजी है, तो इसको आप अगर इस तरह एक बार पढ़ के मैं बता देती हूँ फिर समझा दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विद्यालय संकुल एक ऐसी कार्य योजना है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के माध्यमिक विद्यालय अथवा शीर्ष विद्यालय तथा उससे नीचे के विद्यालय आपस में संगठित होकर एक समूह का निर्माण करते हैं। ये समस्त विद्यालय बैठकों का आयोजन करके पारस्परिक सहयोग भावना के साथ अपनी अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तथा जो शीर्ष संख्या होती है वह संस्थानों में एकता व समन्वय स्थापित करते हुए उनके चतुर्मुखी विकास हेतु शैक्षिक निर्देशन प्रदान कर उनकी समस्त समस्याओं को दूर करती है। यानी देखिए है क्या होता क्या है, जैसे आप इस चीज़ को ऐसा समझिए कि आपका मन किया कि आप अपने दोस्तों को बुलाएं और सब आपने अपने दोस्तों को बोला कि आप लोग यहाँ आइए और अपनी अपनी समस्याएं बताइए। आप सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बताता है और आप लोग मिलजुल कर कोशिश करते हैं कि सबकी समस्याओं का हल हो पाए। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होता है कि ये विद्यालय संकुल क्या है, एक तरह की कार्य पद्धति होती है, कार्य योजना होती है। इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का यानी किसी एक क्षेत्र में हम जाते हैं और वहाँ के जो भी माध्यमिक विद्यालय हैं अथवा शीर्ष विद्यालय हैं या फिर उससे नीचे के जो भी विद्यालय हैं, ठीक, सब लोग आपस में जो है संगठित होते हैं, एक समूह बनाते हैं और वहाँ पर बैठक का आयोजन करते हैं। सब लोग मिलकर एक बैठक का आयोजन करते हैं और उस बैठक में वो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, अपने अपने विद्यालय की समस्याएं, और कोशिश करते हैं कि उनके विद्यालय की जो समस्याएं हैं उनको दूर कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ प्रयास भी जो है वहाँ पे किया जाता है। तो समाधान खोजने का भी प्रयास जो है उस बैठक के अंतर्गत होता है और यही होता है विद्यालय संकुल। इसमें क्या होता है कि सब अपनी अपनी जब समस्याएं बताते हैं तो जो शीर्ष संख्या होती है यानी जो शीर्ष महाविद्यालय है, जो माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर जो अगर हम बात करें जैसे शीर्ष की तो कोई प्राचार्य होगा वहाँ पे मुखिया के तौर पे आप समझिए। तो जैसे आप अपने ग्रुप में आप मुखिया थे, अगर दोस्तों की बात करें तो यहाँ पे जो मुखिया होता है वो सबकी समस्याएं सुनता है और फिर लोगों को बताता है कि आप इस तरह से काम करें, आप इस तरह से काम करें तो आपको जो है अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो यानी
ओवरऑल क्या है कि एक तरह का ये डिस्कशन यानी एक बैठक है, ग्रुप है ऐसा, जिसमें कि सभी अपनी समस्याएं बताते हैं और समस्याओं से निदान पाने के लिए कुछ प्रयास भी खोजे जाते हैं इसके अंतर्गत। तो यही होती है विद्यालय संकुल, यानी एक तरह की कार्य पद्धति, एक कार्य योजना होती है। बात करते हैं उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य है विद्यालयों के मध्य स्तर को लेकर आपसी भेदभाव को दूर करना। दूसरा, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना। तीसरा, उनकी समस्याओं को दूर करना। यानी पहले तो कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बैठक में सब आपस में मिलजुल कर ही सारा कुछ डिस्कस करते हैं, और इससे जो है विद्यालय की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, और जो है कुछ जो समस्याएं होती हैं वो उसको भी दूर किया जाता है। तो ये उद्देश्य होता है विद्यालय संकुल का। बात करते हैं विद्यालय संकुल के लाभ की। तो पहला है, विद्यालय संकुल अपने सदस्य विद्यालयों को उनके बहुमुखी विकास हेतु पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है। दूसरा, इसके द्वारा विद्यालय अपने परिसर, भवनों, शिक्षण कक्षों, शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। तीसरा, इसके द्वारा पुस्तकालयों, प्रयोगशालों तथा हॉस्टल आदि का समुचित विकास किया जा सकता है। चौथा, पाठ्यक्रम में जटिलताओं व कठिनताओं को दूर किया जा सकता है। पाँचवा, शिक्षकों में सहयोग, प्रेम तथा आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकता है इत्यादि। तो वही बात कि इसमें जो है विद्यालय संकुल जो है अपने सदस्य विद्यालय जो भी होते हैं उनकी बहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त अधिकार भी जो है वो प्रदान करता है कि सबका विकास हो सके। विद्यालय में विद्यालय परिसर अच्छा हो, भवन, वहाँ के शिक्षण कक्ष, जो भी शिक्षण विधियाँ या तकनीक हैं उसके प्रयोग में भी काफ़ी सुधार हो सके, इसके लिए भी विद्यालय संकुल है जो है वो काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा है कि पुस्तकालय या प्रयोगशाला या हॉस्टल जो होते हैं उसका भी अच्छे से विकास हो पाता है इसके माध्यम से, विद्यालय संकुल के माध्यम से। और इसके अलावा बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम में जटिलताएं या कठिनाइयां हैं उसको भी विद्यालय संकुल के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कस करते हैं तो आपको समस्या पता चलती है, फिर आप उसका समाधान खोजते हैं, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षकों में सहयोग, प्रेम और जो आत्मविश्वास है वो भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सब लोग मिलकर अपनी समस्या रखते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं, आपस में मिलकर रखते हैं, तो आपसी प्रेम जो है, सहयोग जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये है विद्यालय संकुल के लाभ। तो ये आपका हो गया सेकेंड प्रश्न। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। तीसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अभिप्राय, उद्देश्य, विशेषताएं, आवश्यकता व महत्व, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले होता क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो बताएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा में एकरूपता हो। इसके लिए सभी बच्चों को शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इसके अंतर्गत स्कूलों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए फंड दिया जाता था। यानी यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि ये जो योजना है ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो है निर्णय लिया था कि प्राथमिक जो स्तर है उस स्तर पर सभी बच्चे की जो है शिक्षा है उसमें एकरूपता है, सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा ले पाएँ और शिक्षा से वंचित ना रहें। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक योजना का निर्माण किया था जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कहते हैं। इस योजना का एक उद्देश्य ये था कि जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं वहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक सुविधाएं हैं विद्यालय में वो उपलब्ध कराई जाए, और उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्होंने उसमें जो है स्कूलों की पढ़ाई के लिए और वहाँ पे जो है न्यूनतम जो सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए वो फंड देने की भी बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत। तो ये बहुत सिंपल योजना है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, एक तरह की एक ऐसी योजना है जिसमें कि जो आपके विद्यालय हैं विद्यालय में न्यूनतम शैक्षणिक सुविधाएं जो हैं सुलभ कराने की बात कही गई है इस योजना के अंतर्गत। तो बस यही है। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे, पहला, सभी प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट व चाक की व्यवस्था कराना। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। चौथा, प्राथमिक शिक्षा में परिमाणात्मक सुधार करना इत्यादि। यानी क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों की बात कही गई तो हर प्राथमिक विद्यालय में चौक और डस्टर जो है वो उसकी व्यवस्था हो, साथ ही विद्यालय में कमरे हो, पाठ्य सामग्री हो और तथा शिक्षण के उपकरण और शिक्षण सामग्री जो भी है, न्यूनतम शिक्षण सामग्री जो है उसकी भी सुविधा जो है उपलब्ध हो। ये भी इसका उद्देश्य था। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए, साथ ही प्राथमिक शिक्षा में परिमाणात्मक सुधार हो सके। ये सब भी क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य ही हैं। बात करते हैं विशेषताओं की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं के अंतर्गत लिखेंगे,
पहला, कक्षा कक्ष के सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यक चार्ट, खिलौने एवं ग्लोब आदि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सही बात है, जैसे मैंने कहा कि जो भी न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। तो कक्ष को बेहतर बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए यानी सुंदर बनाने के लिए कुछ चार्ट, खिलौने, ग्लोब, आवश्यक जो भी चीज़ें होती हैं उसको जो है व्यवस्था की बात जो है की गई है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। तो ये एक विशेषता है। दूसरी है कि विद्यालय के भवन को आकर्षक बनाने के लिए सरकारी राशि का प्रबंध किया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा भी इसको जो है फंड दिया जाता है जिससे कि विद्यालय के जो भवन है वो अच्छे हो सके। तीसरा है, बाल केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। यानी जब शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे बच्चे जो हैं, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो जाएगी। और जब चीज़ें कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम हो जाएगी यानी बच्चे जो है वो करके सीखेंगे या देख के सीखेंगे। यानी श्रव्य या दृश्य सामग्री होती है, जब उसके प्रयोग के माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो वही चीज़ कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर क्या है, बल मिलता है। चौथा है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए सामग्री की वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया है इत्यादि। यानी जो भी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया है उसमें उसके लिए जो भी सामग्री होती है उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, उसकी वित्तीय स्थिति का भी जो है उल्लेख किया गया है इस योजना के अंतर्गत। तो ये सब क्या है, इसकी एक मतलब इसकी सारी ये सब विशेषताएं हैं। बाकी हम लिख देंगे इत्यादि, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही इनफ है। बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता एवं महत्व का। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे उत्तम शिक्षा की प्राप्ति के लिए, दूसरा अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए, तीसरा अपव्यय एवं अवरोधन की क्षमता का समाधान करने के लिए, चौथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए। यानी इसकी आवश्यकता और महत्व को आप इस तरह समझिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों आवश्यक है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट। दूसरा कि जो है इसके माध्यम से जो है अच्छे शैक्षिक वातावरण के निर्माण में जो है सहायता मिलती है। तीसरा है कि अपव्यय और अवरोधन जो है, यानी स्कूल में अपव्यय और अवरोधन की जो क्षमता है उससे रिलेटेड जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए भी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा शिक्षा सभी के लिए अवेलेबल हो सके, सभी को मिल सके, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके, इसके लिए भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है काफ़ी आवश्यक और महत्व रखता है। तो ये हमने बता दिया आवश्यकता और महत्व। लास्ट में लिख देंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सुविधाएं, यानी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाती हैं। केवल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम है तो जरूरी नहीं कि केवल श्यामपट्ट और चौक ही होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे बरामदा सहित वाले भवन, दूसरा शिक्षण उपकरण, तीसरा खेल सामग्री, चौथा श्यामपट्ट व फर्नीचर, पाँचवां पेयजल व्यवस्था, छठा अलग अलग शौचालय, सातवां कक्षा शिक्षक सामग्री, आठवां श्रव्य दृश्य सामग्री, नौवां पुस्तकालय व पुस्तकें आदि। यानी जो विद्यालय में कमरे हों 2 बड़े आकार के और बरामदा सहित वाले जो है वो भवन हों, और शिक्षक के उपकरण, शिक्षण उपकरण हों, खेल की सामग्रियां हों, फर्नीचर हो, श्यामपट्ट हो, पेयजल पीने की व्यवस्था हो, लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय हो, कक्षा शिक्षक की सामग्री हो, श्रव्य दृश्य सामग्री हो, पुस्तकालय हो, पुस्तकें हों इत्यादि। यानी बहुत सारी सुविधाएँ जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर दी जाती थी या दी जाती हैं, कह लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, शिक्षा के 4 स्तंभ। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उत्तर लिखेंगे शिक्षा के 4 स्तंभ, हेडिंग डालेंगे। तो शिक्षा के 4 स्तंभ की जो बात की गई थी वो डेलर्स रिपोर्ट के बाद मतलब डेलर्स रिपोर्ट में कही गई है, तो इसी के बारे में लिखेंगे। डेलर्स रिपोर्ट डेलर्स आयोग द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी जो 1996 में आई थी। इसने 2 प्रमुख अवधारणाओं, जीवन भर सीखना तथा शिक्षा के 4 स्तंभ आधार पर शिक्षा की एक दृष्टि का प्रस्ताव रखा। यानी जो डेलर्स आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसे डेलर्स रिपोर्ट कहते हैं, ये 1996 में आई थी और इसने 2 चीज़ों पे बहुत अपनी जो राय रखी थी, यानी दृष्टिकोण रखा था अपना। एक तो जीवन भर सीखना तथा शिक्षा के 4 स्तंभ। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि ये शिक्षा के 4 स्तंभ क्या हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा के 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला, जानने के लिए सीखना, यानी लर्निंग टू नो। तो जानने के लिए सीखना क्या है, तो एक व्यापक सामान्य ज्ञान जिसमें कम संख्या में विषयों पर गहराई से काम करने का अवसर होता है। जानना सीखना से अभिप्राय बोध समझ के उपकरणों साधनों को प्राप्त करने से है। जानना सीखने का आधार समझने, जानने और खोजने का आनंद है। हमें अपने अंदर ऐसे ज्ञान की क्षमता विकसित करनी होगी जिससे हम आनंद का अनुभव कर सकें।
यानी यहाँ पे बताया गया है कि यानी लर्निंग टू नो क्या है, एक व्यापक सामान्य ज्ञान है जिसमें कम संख्या में विषयों पर गहराई से काम करने का अवसर होता है। यानी हमें अवसर मिलता है किसी भी जो है विषय पर गहराई से काम करने का और कम संख्या में विषयों पर गहराई से काम करने का। और इसमें एक जो है व्यापक सामान्य ज्ञान भी हमें जो है जानने को मिलता है। तो जानने के लिए सीखना हमारा शिक्षा के 4 स्तंभ में पहला है। दूसरा है करके सीखना, लर्निंग टू डू। पहला था लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू में लिखेंगे न केवल व्यवसायिक कौशल हासिल करना बल्कि कई परिस्थितियों से निपटने और टीमों में कार्य करने की क्षमता भी हासिल करना। तो शिक्षा के 4 स्तंभ में यानी हम करके अगर सीखते हैं, एक तो हम जानने के लिए सीखते हैं और दूसरा है करके सीखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसके माध्यम से न केवल व्यवसायिक कौशल हासिल होती है बल्कि कई परिस्थितियों से निपटने और हम टीम में काम करने, जो टीमों में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको भी हम हासिल कर सकते हैं करके सीखने के माध्यम से। तो ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा है बनाना सीखना या होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी। तो किसी के व्यक्तित्व को विकसित करना, वो बढ़ती स्वायत्तता, निर्णय व व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने में सक्षम होना। यानी किसी भी व्यक्तित्व को विकसित करने में जो है और उसके साथ ही साथ बढ़ती स्वायत्तता यानी निर्णय या फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए सक्षम होना, इसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। तो होने के लिए सीखना के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें जो है लिखेंगे। चौथा रहेगा एक साथ रहना सीखना, तो लर्निंग टू बी टुगेदर। तो अन्य लोगों के साथ की समझ विकसित करना व अन्य लोगों की प्रशंसा करना। यानी सीखने के चौथे स्तंभ में है कि हम जो है अन्य लोगों की जो है समझ को विकसित कर पाएँ तथा उनकी जो है प्रशंसा कर पाएँ। तो एक इससे क्या होगा कि हम एक साथ रहना जो है वो सीख पाएंगे। तो शिक्षा का चौथा स्तंभ हमारा यही है। यहाँ पे आगे हम लिख देंगे, जो 4 स्तंभ मैंने आपको बता दिए क्या क्या हैं। आगे लिखेंगे कि शिक्षा के 4 स्तंभों में परिलक्षित शिक्षा के एकीकृत दृष्टिकोण के विचार का दुनिया भर के देशों में नीतिगत बहस, शिक्षक प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और आगे है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि सीखने यानी शिक्षा के 4 स्तंभों की परिकल्पना आजीवन सीखने की धारणा की पृष्ठभूमि के खिलाफ गई थी। यानी ये जो शिक्षा के 4 स्तंभ है, अगर हम बात करें इसकी परिकल्पना की, तो ये आजीवन सीखने वाली जो धारणा थी उसके ये बिल्कुल खिलाफ थी। और ये शिक्षा के 4 स्तंभों में जो भी चीज़ें दिखी वो उससे क्या है कि उसका जो प्रभाव है वो शिक्षक प्रशिक्षण पर, पाठ्यक्रम पर यानी पाठ्यक्रम के विकास पर भी इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को हमें मिला है। तो इतना ही इनफ है, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है शिक्षा के 4 स्तंभ में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निरौपचारिक शिक्षा। तो उत्तर में हेडिंग डालेंगे निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको मैं पूरा पढ़ लेती हूँ फिर बताती हूँ। बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। तो यह शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की स्थिति में होती है। यह शिक्षा औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा का मिलाजुला स्वरूप है। इसमें न तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न बंधन होते हैं और न ही अनौपचारिक शिक्षा के समान खुलापन या आज़ादी। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षाओं के गुण मिलते हैं। इसमें औपचारिक शिक्षा की तरह नियम भी होते हैं तथा अनौपचारिक शिक्षा की तरह आज़ादी भी होती है, पर इसके नियम तथा आज़ादी की सीमाएं होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो देखिए मैंने पूरा पढ़ दिया, आप इसको अब इस तरह समझाते हैं। देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि औपचारिक शिक्षा में नियम होते हैं, ठीक, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसमें आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है कि ये इन दोनों के बीच की स्थिति है, इन दोनों का मिला जुला ही क्या है, एक स्वरूप है। इसमें क्या है, पूरी तरह देखिए जो है नियम भी नहीं पालन मतलब लागू किए जाते हैं, ना ही पूरी तरह आज़ादी या स्वतंत्रता होती है। इसमें आपको औपचारिक शिक्षा की तरह कुछ नियम भी होते हैं इसमें, और अनौपचारिक शिक्षा की तरह इसमें आज़ादी भी होती है। लेकिन दोनों में क्या है, कुछ सीमाएं हो जाती हैं, नियम की भी कुछ सीमाएं हैं और आज़ादी की भी सीमाएं हैं। तो ये क्या है, एक बीच की स्थिति है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ये क्या है, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली शिक्षा होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, यानी औपचारिक और निरौपचारिक के बीच की जो स्थिति है वही क्या है, निरौपचारिक शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं।
यह शिक्षा उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो समय पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा वे लोग जो व्यवसाय के साथ साथ अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं। तो बताया गया है कि ये किन लोगों के लिए उपयोगी है। जैसे कुछ लोग जो है समय पर अपनी शिक्षा नहीं कंप्लीट कर पाते, कुछ लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो चाहते हैं कि साथ में शिक्षा भी कंटिन्यू रहे, जारी रहे, तो वो ये ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, काफ़ी उपयोगी रहती है। बात करते हैं परिभाषाओं की, तो दो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार, तो निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने की प्रक्रिया है और उन लोगों की शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने पहले शिक्षा छोड़ दी थी। दूसरा है कुंडू के अनुसार, तो निरौपचारिक शिक्षा नियोजित होती है परंतु पूर्णतः विद्यालय नहीं। यह शिक्षा विद्यालय के बाहर योजनाबद्ध किंतु औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती। तो आपको मैंने यहाँ पे दो परिभाषाएं दी हैं, आप एक भी परिभाषा लिख देंगे तब भी इनफ है, नहीं भी लिखेंगे तब भी इनफ है, क्योंकि क्या होती है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अब औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। तो पहला है निरौपचारिक शिक्षा पद्धति किसी निश्चित समय अवधि तक नहीं होती है बल्कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी ये एक ऐसी पद्धति है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली जो होती है, एक ऐसा नहीं कि किसी निश्चित समय के लिए बधी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, यह शिक्षा पद्धति साक्षरता नहीं प्रदान करती बल्कि पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। यानी इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का जो है पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। और तीसरा हमारा है इस शिक्षा की समयावधि तथा अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि कितने समय में पूरा करना है या कौन कौन से कार्यक्रम है, ये सब ऐसा नहीं कि पहले से फिक्स हो। ये जो है छात्रों को सुविधा, मतलब छात्रों की जो सुविधा है उसको ध्यान में रखकर ही ये सारी चीज़ों का निर्धारण यानी इसको निर्धारित किया जाता है। चौथा है इस शिक्षा का पाठ्यक्रम यद्यपि निर्धारित होता है परंतु छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। यानी निरौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पहले निर्धारित तो होता है, लेकिन जैसे अगर जरूरत पड़ गई कि छात्र चाहते हैं इस तरह ना हो, यानी छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता अनुसार, यानी छात्रों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। पांचवा है निरौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में लचीलापन होता है तथा उद्देश्य समान शिक्षा का प्रसार करना होता है। यानी ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं इनके संचालन में लचीलापन होता है, ये आवश्यकता अनुसार चेंज होते रहते हैं। छठा है इस शिक्षा पाठ्यक्रम की मूल्यांकन विधि अत्यंत ही व्यवहारिक होती है क्योंकि इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन करके देखता है कि उसकी कार्यकुशलता, मनोवृत्ति तथा व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। यानी जो मूल्यांकन वो कैसी होती है, व्यवहारिक होती है। इसमें जो है व्यक्ति जो है खुद का ही मूल्यांकन देखता है। सातवां है यह शिक्षा पद्धति व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण योगदान देती है इत्यादि। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 7 विशेषताएं बता दी। आई थिंक इतना इनफ है। इसमें से आप 3, 4, 5 जो आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का ज्ञान तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। दूसरा, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य उन लोगों को भी शिक्षित बनाना है जो सुदूर गांव तथा अथवा ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहां वे औपचारिक शिक्षा का लाभ उठा पाने में असमर्थ हैं। यानी पहला उद्देश्य क्या है कि मनुष्य का ज्ञान और कार्यक्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना है। इसके साथ दूसरा है कि उन लोगों को भी शिक्षित बनाना है जो कि बहुत दूर गांव से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पर कि वो औपचारिक शिक्षा जो है वो नहीं ले पाते हैं, उससे असमर्थ रह जाते हैं उसका लाभ उठा पाने में। ठीक, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का जीवन स्तर समुन्नत बनाना है। उसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाकर आर्थिक विकास में समृद्धि लाना है। यानी निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो उसका जीवन का जो स्तर है वो क्या हो, उन्नत रहे, उसमें हमेशा उन्नति बनी रहे। इसके लिए जो है रोजगार के अवसर बढ़ाकर उनकी जो आर्थिक विकास है उसको भी अच्छा जो है करने में काफ़ी मदद मिलती है। यहाँ पे चौथा हमारा है निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपनी संस्कृति की रक्षा तथा सांस्कृतिक परंपराओं का निर्भर किए जाने की शिक्षा देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी जो है अपना जो संस्कृति है, यानी संस्कृति की रक्षा तथा जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका निर्वहन किए जाने की शिक्षा देना भी इस शिक्षा का एक उद्देश्य, मतलब इस शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। पांचवा है निरौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों को नियोजित करना भी है जिससे व्यक्ति में सह-अस्तित्व, सहभागिता, सहयोग, एकता, परस्पर प्रेम जैसी भावनाओं का विकास होता है। इससे सामाजिक संगठन मजबूत तथा सुरक्षित बनता है इत्यादि। यानी निरौपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि कुछ ऐसे कार्यक्रमों को नियोजित करें जिससे क्या है लोगों के बीच प्रेम हो, सहयोग की भावना हो, एकता की भावना हो। यानी ये सब जो भावनाएं हैं उनके अंदर इन सब का विकास हो सके। इससे होता क्या है, इसके माध्यम से जो है सामाजिक संगठन जो है वो मजबूत होता है और सुरक्षित बनता है।
तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी लेंदी है क्योंकि 5 आपको क्वेश्चन कराने थे, वो भी डिटेल में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट करूँगी कि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।